8 दिन की इंटेंस हियरिंग के बाद अब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस की हियरिंग का फैसला रिजर्व हुआ है, तो लोगों की निगाहें अभी सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच पे टिकी हुई है कि ये अपना फैसला कब सुनाएंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस की कंट्रोवर्सी करीबन पिछले 70 साल से चल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस हियरिंग के दौरान हमने देखा है कि सेंटर ने कुछ न कुछ ऐसी बातें कही है जिससे या तो सुप्रीम कोर्ट बेंच दंग रह गई है, नहीं तो एसजी तुषार मेहता और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बीच मतभेद हुई है। इसी के साथ एसजी तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच भी कई आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं, जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंच के सामने एक मेन सवाल ये था कि कैसे आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहिए, जिसके तहत माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। यूनियन की ओर से मौजूद होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि ये माइनॉरिटी स्टेटस के हकदार नहीं है, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन से बनी यूनिवर्सिटी है और आर्टिकल 30 में ये साफ मेंशन है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माइनॉरिटीज द्वारा इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट को कवर करने के बाद एसजी मेहता ने ये भी दिखाया कि मुस्लिम्स ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं संभाली है और यूजुअली ये काम नॉन मुस्लिम लोगों ने किया है। इस पॉइंट पर हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एसजी को समझाया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास चॉइस है कि वे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन किसी और को सौंप सके एंड स्टेटेड यू कैन एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन ऑफ योर चॉइस बट देयर मे बी non-minority staff members, but that does not mean that the institution loses its minority status. हालांकि पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एसजी मेहता के इन सबमिशंस को अपने रीजॉइंडर स्टेटमेंट में साफ फटकारा है, ये कहते हुए कि ये फैक्ट्स और न्यूमेरिकल डेटा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है जिससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नॉन मुस्लिम स्टाफ हायर किए गए थे। यूनियन को फटकारते हुए सिब्बल ने स्टेट किया, दिस होल न्यूमेरिकल आर्गुमेंट इज इररिलेवेंट। व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट्स आर वी अप्लाइंग? नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कोर्ट हैव दीज टेस्ट्स बीन अप्लाइड। सॉलिसिटर जनरल मेहता के जब सबमिशन से सीजीआई खुश नहीं दिखे तो एसजी ने यहाँ तक कह दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स ने 1920 एक्ट से रिकॉग्निशन लेने के लिए ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था और उसकी वजह से ही उन्होंने अपनी माइनॉरिटी राइट्स खो दी है। हालांकि कपिल सिब्बल ने इस पॉइंट के लिए भी एसजी मेहता को खूब फटकारा है और कहा है, जस्ट सेइंग दैट द फाउंडर्स वर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स डज नॉट डाइल्यूट दिस एस्पेक्ट। सम वांटेड सोशल चेंज, इफ एट ऑल दिस आर्गुमेंट इज जस्ट कम्युनल। एसजी मेहता ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर के ब्रिटिश सरकार से लॉयल होने पर यह भी कहा था कि रिकॉग्निशन के लिए उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स को खुद से सरेंडर किया है, जिससे कपिल सिब्बल ने बिल्कुल भी अग्री नहीं किया और कहा, इफ इन 1950 आई वाज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय अ माइनॉरिटी देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सरेंडरिंग एवरीथिंग। सेकुलर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्कार्डेड एट ऑल। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस के रेस्पेक्ट में यूनियन का शुरुआत से ही काफी कंट्रोवर्शियल स्टैंड रहा है और ये कंट्रोवर्सी तब क्रिएट हुई है जब बीजेपी 2014 में पावर में आई थी। बात ऐसी है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंच को रेफर हुआ है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक 2005 के फैसले के खिलाफ अपील है। 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है तो वे मुस्लिम्स माइनॉरिटी के लिए सीट्स रिजर्व नहीं रख सकते। इस फैसले को चैलेंज उस समय की यूपीए सरकार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया था और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि 2016 में जब एनडीए सरकार पावर में थी तो उन्होंने इस मामले में अपना केस विड्रॉ कर लिया, ये कहते हुए कि वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस को नहीं मानते हैं और तब से ही इस मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अकेले लड़ रही है। और सिर्फ यही नहीं, इस हियरिंग के दौरान भी एसजी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने ये खुलासा कर दिया कि वे पार्लियामेंट के 1981 अमेंडमेंट से अग्री नहीं करते हैं, जो सुनकर कोर्ट में मौजूद सब लोग चौंक गए। 1981 अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस वापस से उन पे रिस्टोर हुई थी और इसी को एक्सेप्ट करने से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इनकार कर दिया। एक लॉ ऑफिसर द्वारा ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी चौंक गई थी और सीजीआई ने एसजी मेहता से कहा, दिस इज रैडिकल। A law officer saying that he won't abide by what the parliament has held. Can we hear any organ of the union say that they won't support the amendment, notwithstanding that it has been passed by the parliament? The parliament is an indestructible, indivisible entity. How can you say I don't accept the validity of the amendment? हालांकि एसजी मेहता ने अपना स्टैंड रखते हुए ये बात भी जोर दी कि would a law officer be expected to say that whatever amendments made to the constitution during the emergency are valid just because they were made by the parliament? इसका जवाब देते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 44th अमेंडमेंट इसलिए ही किया गया है टू रेमेडी ऑल इविल्स। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी बीच में बोला कि इमरजेंसी के समय के एजी ने इस इमरजेंसी को डिफेंड किया था। हालांकि एसजी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी कैरेक्टर को 2006 इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसले से हटा दिया गया था, जिससे वे अग्री करते हैं और इस मामले को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश नहीं कर
रहे हैं। सीजीआई ने कहा भी कि अगर पार्लियामेंट को कोई अमेंडमेंट इनवैलिड लगा है तो वे उसे अमेंड कर सकते हैं, पर इसी के साथ ही ऑल्सो एडेड पार्लियामेंट कैन टेक अवे द बेसिस ऑफ द जजमेंट बट यू कैन नॉट डायरेक्टली ओवररूल अ जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट। द अमेंडमेंट ओनली ऑल्टर्स द डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूनिवर्सिटी बट वुड दैट टेक अवे द बेसिस ऑफ द जजमेंट इन अजीज बाशा। हालांकि एचजी मेहता इन सब के बावजूद भी चुप नहीं बैठे और ये बात भी बोल दी कि ये उनके पर्सनल ओपिनियन नहीं है बल्कि सेंटर का इस मामले में स्टैंड है। एक दूसरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो एसजी मेहता ने शुरू किया वो ये था कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है तो उसमें मुस्लिम के रिजर्वेशन की जगह नहीं रह सकती। एंड स्टेटेड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मस्ट हैव अ नेशनल स्ट्रक्चर, और नेशनल इंपॉर्टेंस होने की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं देकर SC, ST, EBC क्लास के लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि CJI DY चंद्रचूड़ ने यहाँ कह दिया कि जरूरी नहीं है कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी कैरेक्टर ना रिटेन करे। ही स्टेटेड We also have to understand that even a minority institution can be an institution of national importance and that parliament can designate even a minority institution as an institution of national importance. सिबल ने यूनियन के आर्ग्यूमेंट्स को फटकारते हुए ये भी कहा कि अगर AMU की माइनॉरिटी स्टेटस छीन ली जाएगी तो ये देश के लिए एक दुख का दिन होगा। And stated, What are you trying to do in a secular country wedded to plurality and the constitution? Here we are arguing that we should take away the minority status. Let me just say that if this happens then it will be a sad day for the country, that is all. एसजी मेहता ने एक पॉइंट ये भी उठाया था कि 1920 में बने यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस को टेस्ट करने के लिए आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करना भी बेहद गलत है क्योंकि आर्टिकल 30 कई सालों बाद जाकर बना है। एंड स्टेटेड The difficulty is that we are testing something that happened in 1920 based on Article 30 which was not there at that time. हालांकि इस पॉइंट पर CJI DY चंद्रचूड़ ने उन्हें समझाते हुए कहा The issue is whether the university acquired a minority status after the adoption of the constitution. CJI ने ये बात भी ऐड की कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस लाना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ सरेंडर ऑफ राइट्स की बात हो रही है जिसका कोई मेंशन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एंड स्टेटेड वी आर नाउ डीलिंग विद अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असर्शन ऑफ राइट्स ऑफ अ माइनॉरिटी who found its post-constitutional assertion on the basis of institutions founded in pre-constitution. If you take a view of legal positivism, the answer is very clear. हालांकि एसजी ने इन सब के बावजूद भी कहा This would be paying a negative tribute to all those who chose, despite having an option, not to get into the law making with the British Parliament. आपको बता दें कि रिस्पोंडेंट्स ने इन सब पॉइंट्स के अलावा इस मामले को पॉलिटिकल बनाने की भी कोशिश की है और यहाँ तक भी कह दिया कि माइनॉरिटी टर्म 1950 में इन्वेंट हुआ है और उसके पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करता था, जिससे CJI DY चंद्रचूड़ काफी शॉक्ड भी दिखे थे। इस केस का फैसला हमारे देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा जो इस देश में सेक्युलरिज्म के पॉइंट को हाईलाइट करेगा। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मामले में अपना फैसला कब सुनाती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।